Hi everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, जैसा कि आप देख सकते हैं, this is our lecture number 6 from Surface Chemistry और अब तक के previous 5 वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री का एक तो सेक्शन 1 कंप्लीट करवा चुका हूं. In the section 1 of this chapter we studied everything about adsorption. एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशंस, एड्सॉर्प्शन के फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके थे और रिसेंटली वी स्टार्टेड विद द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर व्हिच एक्चुअली डील्स विद द मिक्सचर एंड देयर टाइप्स. आई होप यू रिमेंबर कि हमने सेकंड सेक्शन में मिक्सचर की जो क्लासिफिकेशन देखी थी, दैट क्लासिफिकेशन वाज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द पार्टिकल साइज. जो पार्टिकल एज अ सॉल्यूट, एज अ डिस्पर्स्ड फेज आप मीडियम के अंदर मिलाते हैं, वो पार्टिकल आफ्टर गेटिंग मिक्स्ड विद इन द सॉल्वेंट क्या साइज रेंज अटेन कर लेता है, उस बेसिस पे हमने मिक्सचर को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करा था: ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स. हमने इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए थे और अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, आई टोल्ड यू अबाउट कॉलॉइड्स. वी स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट कॉलॉइड्स. हम लोगों ने कॉलॉइड्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी. कॉलॉइड्स के बारे में मैं आपको एक बार फिर बता दूं स्टूडेंट्स, कॉलॉइड्स वो इंटरमीडिएट रेंज होती है जो दो एक्सट्रीम्स के बीच में लाई करती है. On one extreme there lies a true solution with particle size less than 1000 picometer, while on another extreme there are bigger particles called suspensions जहां पे पार्टिकल का साइज 1 लाख पिकोमीटर से अबव होता है. लेकिन इन दोनों के बीच में लाई करने वाली एक इंटरमीडिएट रेंज को आप कॉलॉइडल रेंज कहते हैं, जहां पे पार्टिकल का साइज 1000 पिकोमीटर से 1 लाख पिकोमीटर के बीच में होता है. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स डिस्कस करे थे. मैंने आपको यह बताया था कि जैसे कि हम सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स को सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लासिफाई करते हैं, अनलाइक अ सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स में उन्हीं दो कंपोनेंट्स के नाम बदल के डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम हो जाते हैं. डिस्पर्स्ड फेज कॉरस्पॉन्ड्स टू सॉल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम कॉरस्पॉन्ड्स टू सॉल्वेंट. और थ्रू आउट द चैप्टर एज अ शॉर्टकट हम इसे डीपी और डीएम रेफर करेंगे. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक तो टाइप ऑफ कॉलॉइड्स का एक टेबल करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. हम लोगों ने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, किस फिजिकल स्टेट को किस फिजिकल स्टेट में हेट्रोजीनियसली मिक्स करा जा सकता है, उस बेसिस पे 8 टाइप के कॉम्बिनेशंस आपको करवाए गए थे. जैसे लिक्विड इन लिक्विड इमल्शंस होती हैं, ऐसे ही गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, वेरियस टाइप के कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने करे थे. हर एक कॉम्बिनेशन को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया था. बस एक कॉम्बिनेशन मिसिंग था एंड दैट वाज द गैस इन गैस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन. बिकॉज गैस इन गैस ऑलवेज फॉर्म्स अ होमोजेनियस मिक्सचर. वो कभी भी कोलॉइडल रेंज बनती ही नहीं है. गैस इन गैस हमेशा एक ट्रू सॉल्यूशन बनती है. तो ये याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, वी ऑब्जर्व दैट देयर आर 8 टाइप ऑफ कोलॉइडल मिक्सचर्स दैट कैन बी अटेन्ड, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड. अब आफ्टर स्टडिंग द टाइप ऑफ कॉलॉइड्स वी स्टार्टेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स. हम लोगों ने कॉलॉइड्स की एक क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी. अब क्लासिफिकेशन में एक्चुअली देयर आर 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, जिसमें से 2 क्लासिफिकेशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे. लेट मी क्विकली मेक यू रिवाइज द प्रीवियस 2 क्लासिफिकेशंस. सबसे पहली क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने करी थी बेस्ड अपॉन द एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, based upon the attraction between dispersed phase and dispersion medium. जिस भी dispersed phase को आप dispersion medium में ऐड कर रहे हैं, वो दोनों अपने आप मिक्स हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, या उन्हें मिक्स करने के लिए हमें कोई तीसरा एजेंट यूज करना पड़ेगा. इस बेसिस पे हमने कॉलॉइड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करा, द लायोफिलिक कॉलॉइड्स एंड द लायोफोबिक कॉलॉइड्स. लायोफिलिक कॉलॉइड्स वो होते हैं जहां पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, ऑलरेडी एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है. आप फेज को मीडियम में मिलाएंगे तो वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा जस्ट बाय अ नॉर्मल स्टिरिंग. हमें उन्हें मिक्स करने के लिए कोई थर्ड एजेंट या थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी. फॉर एग्जांपल स्टार्च, इफ यू ऐड स्टार्च इन वाटर एंड जस्ट मेक अ नॉर्मल स्टिरिंग, तो आप देखेंगे स्टार्च वाटर के अंदर हेट्रोजीनियसली मिक्स होकर एक कॉलॉइडल मिक्सचर बना लेगा, क्योंकि स्टार्च में वाटर के लिए पहले से एक एफिनिटी होती है. लेकिन इफ यू कंसिडर डिसॉल्विंग ऑयल इन वाटर, तो जब आप ऑयल को वाटर में ड्रॉप करेंगे तो you'll see even after stirring ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. ऑयल विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर ओवर वाटर,
क्योंकि ऑयल में वाटर के लिए कोई एफिनिटी नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो यहां बोलेंगे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्शन, वो एफिनिटी हम आर्टिफिशियली थ्रू अ स्टेबलाइजर डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑयल वाटर मिक्सचर में थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड कर दें, थोड़ा सा सोप ऐड कर दें, देन दैट सोप विल एक्ट एज अ स्टेबलाइजर, जो फेज और मीडियम को अपोजिट चार्जेस प्रोवाइड करेगा और उनमें एक एफिनिटी डेवलप कर देगा। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स वो होते हैं जिनमें एफिनिटी नहीं होती है, और लायोफिलिक कोलॉइड्स वो होते हैं जहां पे एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फेज और मीडियम के बीच में। इसके अलावा अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लायोफोबिक कोलॉइड्स की एक सब क्लासिफिकेशन भी करवाई थी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, विद इन एवरी लायोफोबिक कोलॉइड द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड। किसी भी लायोफोबिक कोलॉइड में अगर फेज के पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो मीडियम पे इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव होता है, या फिर वाइस वर्सा। और ये चार्जेस आते कहां से हैं? दीज चार्जेस आर एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय स्टेबलाइजर। जब तक आपने स्टेबलाइजर नहीं ऐड करा था तब तक फेज और मीडियम पे कोई चार्ज भी नहीं थे और उनके बीच में कोई एफिनिटी भी नहीं थी, दैट्स व्हाई वो मिक्स नहीं हो रहे थे। लेकिन स्टेबलाइजर इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही आप इस इलेक्ट्रोलाइट को फेज मीडियम के मिक्सचर में ऐड करते हैं तो इस इलेक्ट्रोलाइट से दो आयंस मिलते हैं, द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। उनमें से एक आयन प्रेफरेंशियली फेज में चला जाता है, दूसरा आयंस प्रेफरेंशियली मीडियम में चला जाता है। ऐसा करने से फेज और मीडियम अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं और उनमें एक एफिनिटी डेवलप हो जाती है। अब नाउ डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज अटेन्ड बाय द फेज पार्टिकल, कि स्टेबलाइजर का कौन सा आयन फेज पे गया है, उस बेसिस पे हमने लायोफोबिक कोलॉइड्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई करा। द पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स इन विच द फेज पार्टिकल्स आर पॉजिटिव एंड द मीडियम इज नेगेटिव। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। और दूसरी होती है द नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड इन विच द फेज पार्टिकल्स आर नेगेटिव व्हाइल द मीडियम इज पॉजिटिव। इसका एग्जांपल था आर्सेनिक सल्फाइड। सो ये दो क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर ली थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्ड क्लासिफिकेशन, जो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट डिस्कशन पजेस करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्लासिफिकेशन। हेडिंग डालते हैं, दिस क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन the type of particles, type of dispersed phase particles। ये क्लासिफिकेशन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के टाइप के बेसिस पे है। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का ऑलरेडी क्या साइज है उस बेसिस पे। इस क्लासिफिकेशन में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, द कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू एक्चुअली थ्री टाइप्स। तीन टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, which are known as the multimolecular colloids, The second one जो हम डिस्कस करेंगे are macromolecular colloids, and the third type of colloids जो हम लोग डिस्कस करेंगे is associated colloids। Which are also known as measles। So एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। Initially we will start with the multimolecular colloids। देखिए, before I tell you about the multimolecular colloids, स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, कोलॉइड के पार्टिकल की जो साइज रेंज होती है वो 1000 पिकोमीटर से 1 लाख पिकोमीटर के बीच में होती है। And you know कि if the phase particle is even less than 1000 पिकोमीटर, अगर जो सॉल्यूट पार्टिकल आपने मीडियम में मिलाया है उसका पार्टिकल साइज 1000 पिकोमीटर से भी छोटा होगा तो वो एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन में क्लासिफाइड होनी चाहिए, और अगर 1 लाख पिकोमीटर से बड़ा होगा तो दैट शुड बी क्लासिफाइड विद इन सस्पेंशन। अब मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के बारे में ध्यान से सुनिए। मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स आर एक्चुअली दोज कोलॉइडल मिक्सचर्स वेयर द इंडिविजुअल पार्टिकल साइज, जो भी आप फेज मीडियम के अंदर मिला रहे हो उस फेज में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का इंडिविजुअल पार्टिकल साइज 1000 पिकोमीटर से भी छोटा होता है। यानी कि वो कोलॉइडल रेंज में नहीं लाई करता, वो कोलॉइडल रेंज से भी छोटा होता है, वो सॉल्यूशन के पार्टिकल रेंज में लाई करता है। अब नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि अगर 1000 पिकोमीटर से भी छोटा पार्टिकल साइज है तो फिर हम उसे मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड बोल ही क्यों रहे हैं?
दिस इज बिकॉज कि ऑल्दो द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1000 पिकोमीटर, लेकिन कोई भी पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली मीडियम के अंदर फ्लोट नहीं करता। रेदर 4-4, 5-5 पार्टिकल, अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स, कई बार तो हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में पास आके क्लस्टर बना लेते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, सो दैट दे स्टार्ट फ्लाइंग इन द कोलॉइडल रेंज। देखिए फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल पार्टिकल साइज है, इस पार्टिकल का साइज 1000 पिकोमीटर से काफी छोटा है। अगर ये अकेले फ्लोट करेगा ना मीडियम में तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनेगी, लेकिन ये अकेले फ्लोट ही नहीं करता। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल एक साथ आ जाते हैं एक दूसरे के पास, दे फॉर्म्स अ क्लस्टर, वो एक दूसरे के सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाते हैं, और जब बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक क्लस्टर बना लेते हैं, एक एग्रीगेट बना लेते हैं, एक ग्लोब्यूल बना लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनका साइज ग्रो कर जाता है एंड दे स्टार्ट फ्लाइंग इन द कोलॉइडल रेंज। दैट्स व्हाई वी नेम देम मल्टी मॉलिक्यूलर, यानी कि यहां पे एक एक फेज का पार्टिकल एक सिंगल मॉलिक्यूल से नहीं बना, बल्कि एक एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से सुनिए, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स वो होते हैं जहां पे इंडिविजुअल पार्टिकल साइज 1000 पिकोमीटर से भी छोटा होता है, लेकिन कोई भी पार्टिकल अकेले अकेले मूव ही नहीं करता मीडियम के अंदर। यहां पे पार्टिकल्स, बहुत सारे हायर नंबर पार्टिकल्स पास आके ग्लोब्यूल बना लेते हैं, एक एग्रीगेट बना लेते हैं और एक क्लस्टर की फॉर्म में कोलॉइडल रेंज में लाई करने लग जाते हैं, और अब एक एक फेज पार्टिकल मल्टी मॉलिक्यूल से बनकर मीडियम के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं द गोल्ड सोल, द सल्फर सोल। फॉर एग्जांपल सल्फर का जो कोलॉइडल सोल होता है उसमें S8 के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लस्टर बना के कोलॉइडल रेंज में एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। सिमिलरली इफ यू प्रोड्यूस अ गोल्ड सोल इन वाटर, अगर आप एक गोल्ड सोल को फॉर्म करते हैं वाटर के अंदर, तो आप देखेंगे गोल्ड के छोटे छोटे एटम्स पास आके क्लस्टर्ड हो जाएंगे, एग्रीगेट बना लेंगे डिफरेंट साइज के, और वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स में याद रखिएगा द गोल्ड सोल एंड द सल्फर सोल। सो आई होप दिस टाइप इज क्लियर। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, जहां पे इंडिविजुअल पार्टिकल साइज कोलॉइडल रेंज में लाई नहीं कर रहा था, वो कोलॉइड से भी छोटी रेंज में लाई कर रहा था, लेकिन यहां पे कुछ पार्टिकल्स पास आके ग्लोब्यूल बना लेते हैं, एग्रीगेटेड हो जाते हैं और कोलॉइडल रेंज में एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। Now let's move on to the second type, macromolecular colloids. Macromolecular colloids. Macromolecular colloids वो colloidal mixtures होते हैं where the particle size already lies within the colloidal range. जिन colloidal mixtures में particle का size already colloidal range में lie करता है, the particle size already lies within the required range. So that's why यहाँ पे हर पार्टिकल इंडिविजुअली फ्लोट करता है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है within the medium. They do not require to form an aggregate. So this is a normal case of colloid. The macromolecular colloid, as the name suggests, macro means big and molecules, the bigger molecules. यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज होता है वो ऑलरेडी एक रिक्वायर्ड रेंज में लाई करता है, इसलिए हर पार्टिकल यहाँ पे इंडिविजुअली मूव कर सकता है मीडियम के अंदर। यहाँ पे वो क्लस्टर्स नहीं बनाएंगे, यहाँ पे वो ग्लोब्यूल नहीं बनाएंगे। इस केस में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, these polymers are always classified into the macromolecular colloids. पॉलीमर्स भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। There are two types of polymers. एक होते हैं the natural polymers और एक होते हैं artificial, the man-made polymers. अब natural polymers, दोनों ही polymers macromolecules के एग्जांपल्स में आप कंसिडर कर सकते हो। The natural polymers या natural macromolecules are basically starch, cellulose, proteins. These are all the examples of naturally existing macromolecules, the polymers. और एक होते हैं the man-made polymers. Man-made polymers include polythene, polyurethane, polypropylene, etc. Polypropylene, etc. इन मैनमेड पॉलीमर्स के बारे में आप सेपरेटली एक चैप्टर पढ़ेंगे पॉलीमर्स, उसके अंदर आपको सारे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड पॉलीमर्स करवाए जाएंगे, व्हिच आर आल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक पॉलीमर्स। वो सारे पॉलीमर्स
चाहे मैनमेड हो या नेचुरल हो, वो सब मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आती हैं, क्योंकि इन पॉलीमर्स की जो साइज रेंज होती है वो ऑलरेडी एक रिक्वायर्ड कोलॉइडल रेंज के बीच में लाई करती है. दे ऑलरेडी लाइज within this range 1000 picometer to 1 lakh picometer. They do not require to form any cluster, they do not require to form any aggregate. So I hope you're getting the difference between the multimolecular and the macromolecular colloid. Multimolecular colloids वो होते हैं जहां पे पार्टिकल का साइज कोलॉइडल रेंज में लाई नहीं कर रहा था, कोलॉइडल रेंज से भी छोटा था, लेकिन उन्होंने कोलॉइडल रेंज में पहुंचने के लिए एग्रीगेट बनाना स्टार्ट कर दिया. और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स वो थे जिन्हें एग्रीगेट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज वो ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में लाई कर रहे थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ कोलॉइड्स, व्हिच आर द एसोसिएटेड कोलॉइड्स, आल्सो कॉल्ड मीसेल्स. देखिए, ये जो थर्ड क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन का जो तीसरा टाइप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, the associated colloids, this is actually a very detailed, a very important discussion इसमें involve होगा. After multimolecular and macromolecular, let's start the third type of colloids, associated colloids, also called micelles. स्टूडेंट्स याद रखिए, एसोसिएटेड कोलॉइड्स वो कोलॉइडल मिक्सचर्स होते हैं जो एट लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. दे बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन. जब तक आप फेस को कम कंसंट्रेशन में मीडियम के अंदर मिलाएंगे ना, तब तक वो कोलॉइड नहीं बनेगा, तब तक वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा. लेकिन जैसे जैसे आप फेस की ग्रेजुअली कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, तो अबव अ सर्टेन कंसंट्रेशन वो सारे पार्टिकल्स एसोसिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे, एग्रीगेट बनाना स्टार्ट कर देंगे और एक कोलॉइडल रेंज में लाई करने लग जाएंगे. देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स में पार्टिकल साइज 1000 पिकोमीटर से छोटा था और वो मीडियम के अंदर कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो शुरू से ही कोलॉइडल रेंज में एग्जिस्ट करते थे. मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होते, उन्हें तो आप कम कंसंट्रेशन में भी पानी में डालेंगे तो भी वो ग्लोब्यूल बना लेंगे. लेकिन अनलाइक द मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड एक्चुअली कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं. अगर आप इन्हें कम कंसंट्रेशन में पानी में डालोगे ना, तो ये ग्लोब्यूल नहीं बनाएंगे, तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते रहेंगे. लेकिन जैसे ही आप इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे एंड व्हेन यू रीच अबव अ सर्टेन कंसंट्रेशन, तो अचानक से एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर पहुंचने के बाद ये एग्रीगेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ग्लोब्यूल बनाना स्टार्ट कर देते हैं. और जब ये एसोसिएटेड हो जाते हैं, उस वक्त इन एसोसिएटेड कोलॉइड्स को मीसेल्स कहा जाता है. तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन याद रखिएगा. दीज कोलॉइड्स एग्जिस्ट एज, दे एग्जिस्ट एज द नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स at low solute concentration, but above a certain concentration, they start forming aggregates. And now they exist as the associated colloids. So associated colloids exist as the normal electrolytes at the low solute concentration, but above a certain concentration they start forming aggregates, and now they exist as the associated colloids. Students, जिस concentration के ऊपर ये associate होना start कर देते हैं और जिस concentration के नीचे ये normal electrolyte की तरह behave करते हैं, that particular concentration is known as the critical micelle concentration, abbreviated as CMC, critical micelle concentration. एंड ये याद रखिएगा, ना सिर्फ इन्हें एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन चाहिए होती है अपना ग्लोब्यूल बनाने के लिए, अपना एग्रीगेट बनाने के लिए,
बल्कि इन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए होता है। अगर आप उस टेम्परेचर से नीचे इन्हें रखेंगे तो ये एग्रीगेट नहीं बना पाएंगे। उस टेम्परेचर के अबव जैसे आप जाएंगे, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग ग्लोब्यूल्स एंड नाउ दे विल एग्जिस्ट एज अ कोलॉइडल पार्टिकल, नाउ दे विल एग्जिस्ट एज एन एसोसिएटेड कोलॉइड। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। So the concentration above which the association take place is called the critical micelle concentration, critical micelle concentration, and the temperature above which the association take place is called the Kraft temperature. अब टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है एसोसिएशन होने के लिए? बिकॉज याद रखिएगा, द फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएटेड कोलॉइड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एसोसिएटेड कोलॉइड का फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, हर एक फेज पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट एसोसिएटेड कोलॉइड्स को बनने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होते हैं। तो उस टेम्परेचर के ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तभी वो एसोसिएट हो पाएंगे। अगर उतना टेम्परेचर भी नहीं देंगे कि उनका एक रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो पाए तो वो एसोसिएट ही नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी एसोसिएटेड कोलॉइड को एग्जिस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर उन्हें मिसल बनाने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर। अब ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ मिसेलर सिस्टम इज द सोप सॉल्यूशन, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोप सॉल्यूशन कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय स्टडीइंग द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सो स्टूडेंट, मिसेलर सिस्टम क्या होते हैं, ये लो कंसेंट्रेशन पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, अबव अ सर्टेन कंसेंट्रेशन ये मिसल क्यों बना लेते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के थ्रू समझते हैं। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जांपल होता है सोप सॉल्यूशन। लेकिन क्यों होता है ये एग्जांपल सोप सॉल्यूशन, किस तरह से ये मिसल फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, मिसल देखने में कैसा होता है डायग्रामेटिकली, वो सारा हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। सो एसोसिएटेड कोलॉइड्स की एग्जिस्टेंस, उनकी फॉर्मेशन को समझने के लिए आप सब लोग एक हेडिंग डालिए, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब स्टूडेंट्स, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहले तो आपको समझना है व्हाट इज अ सोप, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, सोप का केमिकल नेचर क्या होता है, उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, एंड दूसरी तरफ आपको यह भी समझना है कि व्हाट इज अ स्टेन ओवर द फैब्रिक। किसी भी कपड़े पे अगर कोई निशान लगा हुआ है, कोई स्टेन पड़ा हुआ है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट स्टेन, स्टेन क्या होता है, उसकी केमिकल नेचर क्या होती है। तो ये याद रखिए। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि व्हाट इज अ सोप। सो देखिए, सोप क्या होता है। सोप का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट इज C17H35COONA. Soap molecules are the sodium salts of long chain fatty acid, and this is one of the fatty acid, sodium stearate. इसका सोडियम सॉल्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सोप। देखिए, सोडियम स्टीयरेट को हम इस तरह से बना सकते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज अ 17 कार्बन लॉन्ग चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, और उसके आगे लगा हुआ है COON। So this is sodium stearate, an example of soap. ये याद रखिएगा, soap is an ionic molecule, और किसी भी ionic compound को as soon we drop it in water, the ionic compound dissociates into its respective ions. तो जैसे ही आप इस soap को water में add करेंगे within any aqueous solution, so it would be dissociated into its cations and anions as COO negative, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, प्लस Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा। अब ये याद रखिएगा, सोप के डिसोसिएशन से मिलने वाला जो एनायनिक पार्ट होता है ना, द टेल और उसके आगे लगा हुआ CO नेगेटिव, इस एनायनिक पार्ट के अंदर भी स्टूडेंट्स याद रखिए दो पार्ट्स होते हैं। द एनायनिक पार्ट स्टिल कंटेन टू पार्ट्स,
एक तो ये COO नेगेटिव वाला एंड, इसे बोलते हैं पोलर हेड. दिस इज अ पोलर हेड बिकॉज दिस कंटेन अ चार्ज ओवर इट. और ये जो C17H35 लॉन्ग टेल होती है, दिस इज अ नॉन पोलर टेल. आपको पता है नॉन पोलर चीजें वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, एक्सेप्ट वो ऑयल सॉल्युबल होती है. तो क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो इसे बोलेंगे हाइड्रोफोबिक. दिस इज हाइड्रोफोबिक. और इसे हम लिख देते हैं ये ऑयल सॉल्युबल होती है, रेदर वाटर में इनसॉल्युबल होती है लेकिन ऑयल सॉल्युबल होती है. ऑन द अदर हैंड ये जो पोलर हेड है, दिस पोलर हेड इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, वाटर सॉल्युबल. तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सोप की केमिकल नेचर समझी कि सोप मॉलिक्यूल्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, जिनके अंदर एक डिसोसिएशन से पहले एक एनायन मिलेगा और उस डिसोसिएटेड एनायन के अंदर दो पार्ट्स होंगे, अ लॉन्ग नॉन पोलर टेल व्हिच इज ऑयल सॉल्युबल एंड अ पोलर हेड व्हिच इज वाटर सॉल्युबल. अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे. जस्ट इमेजिन कीजिए वी हैव a beaker, a bucket filled with water. Imagine करिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंटेनर है filled with water. This is a container filled with water, and this container contains a piece of fabric. हमने इसमें एक फैब्रिक इमर्स कर रखा है, जिस फैब्रिक पे एक स्टेन लगा हुआ है. Let this be the stain over the fabric. इस फैब्रिक के ऊपर एक निशान पड़ा हुआ है. अब आपको स्टेन की भी केमिकल नेचर समझनी पड़ेगी. अ स्टेन ओवर द फैब्रिक इज बेसिकली एन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑयल पार्टिकल्स. आपने 10th क्लास में भी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में पढ़ा होगा कि जितनी भी डस्ट या डर्ट ओवर द क्लॉथ होती है वो ऑयली नेचर होती है, ग्रीसी नेचर होती है. तो याद रखिएगा, ये एक फैब्रिक है, इस फैब्रिक के ऊपर एक निशान पड़ा हुआ है. स्टेन ओवर द फैब्रिक is an accumulation of large number of microscopic oil particles. ये छोटे छोटे ऑयल पार्टिकल इकट्ठे होकर एक जगह जम जाते हैं, और जब बहुत सारे छोटे छोटे ऑयल पार्टिकल इकट्ठे होकर एक जगह गैदर हो जाते हैं, एक जगह स्टिक्ड हो जाते हैं, तो उनके एक्यूमुलेशन से ये बन जाता है स्टेन. A stain is an accumulation of large number of microscopic oil particles. Now we need to wash this stain from the fabric. हमें फैब्रिक के ऊपर से स्टेन क्लीन करना है, इसे वॉश करना है. तो हम इस बकेट फुल ऑफ वाटर के अंदर विल स्टार्ट एडिंग सोप. अब जैसे ही आप सोप इसके अंदर ऐड करोगे तो सोप मॉलिक्यूल अंदर जाते ही डिसोसिएट होगा लाइक दिस. टेल के आगे CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा. अब ये Na पॉजिटिव तो मीडियम के अंदर स्कैटर्ड हो जाएंगे बिकॉज Na पॉजिटिव कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. सो Na पॉजिटिव तो मीडियम के अंदर स्कैटर्ड हो जाएंगे. और सोप से मिलने वाला जो एनायनिक पार्ट है, इस एनायनिक पार्ट का COO नेगेटिव इनिशियली अंदर रहेगा और टेल बाहर रहेगी. अब मान लीजिए आपने कम अमाउंट में सोप डाला, फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आपने वाटर के अंदर ऐड करी, तो आप देखेंगे जो Na पॉजिटिव है तो सारे एक जगह वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड हो गए, और ये जो एनायनिक पार्ट था, इनके जो COO नेगेटिव वाले एंड हैं वो तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए, लेकिन दैट नॉन पोलर टेल व्हिच हैज नो एफिनिटी फॉर वाटर दैट लाइज ओवर द सरफेस, जो नॉन पोलर टेल है वो अभी भी सरफेस के ऊपर ही लाई कर रही है, वो अंदर नहीं आई पानी के, जबकि CO नेगेटिव बीइंग पोलर एंड ऑयल सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, वो पानी के अंदर इमर्ज हो गया, डिसॉल्व हो गया. अब अगर आप कम अमाउंट में सोप मॉलिक्यूल डालेंगे तो सोप मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट करने लगेंगे. बट यू ग्रेजुअली कीप ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सोप. आप सोप की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और ज्यादा सोप ऐड करते जाइए. अब आप देखेंगे जैसे ही आप एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन को क्रॉस करोगे ना, जब आप बहुत ज्यादा सोप अंदर ऐड करोगे तो एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन, अबव अ सर्टेन कंसेंट्रेशन, ये सारे सोप के एनायनिक पार्ट जो सरफेस पे स्कैटर्ड थे, ये अंदर की तरफ पुल्ड होंगे बाय दीज ऑयल पार्टिकल्स ओवर द फैब्रिक. अब मैं इसमें से इस स्टेन पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑयल के फ्रेगमेंट्स एक्यूमुलेटेड हैं. मैं इनमें से एक ऑयल पार्टिकल आपको एनलार्ज करके दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स. सपोज कीजिए दिस इज एन एनलार्ज्ड ऑयल पार्टिकल. ये इस पूरे स्टेन पे जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना ऑयल के, इसमें से मैंने एक ऑयल पार्टिकल आपको, एक ऑयल ड्रॉपलेट आपको एनलार्ज करके दिखाया. तो मैंने आपको बताया कि जब आपने कम कंसेंट्रेशन में सोप ऐड करा था तो सोप के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे लाई कर रहे थे. इस तरह से CO नेगेटिव तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया था, और ये जो नॉन पोलर टेल थी ये सरफेस पे लाई कर रही थी कम कंसेंट्रेशन पे.
लेकिन जब आपने ज्यादा कंसेंट्रेशन मिलानी स्टार्ट कर दिया, एज यू ग्रेजुअली कीप ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन एंड व्हेन वी रीच अबव अ सर्टेन कंसेंट्रेशन, तो ये सारे सरफेस पे लाई करने वाली जो नॉन पोलर टेल्स हैं, ये सब अंदर की तरफ पुल्ड होंगी बाय दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स, और अंदर आने के बाद अब ये जो नॉन पोलर टेल्स हैं सारे सोप मॉलिक्यूल्स की जो पहले सरफेस पे लाई कर रही थी, अब ये ऑयल है, बिकॉज दीज टेल्स आर ऑयल सॉल्युबल, तो सबकी टेल्स ऑयल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी और पोलर हेड बाहर वाटर की तरफ निकला रह जाएगा, बिकॉज दिस ऑयल ड्रॉपलेट इज विद इन वाटर। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी टेल्स अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी और पोलर हेड बाहर निकला रह जाएगा। ये देखिए बहुत सारी टेल्स अंदर पेनिट्रेट कर गई एंड पोलर हेड रिमेन्स आउट ओवर द सरफेस ऑफ दिस ऑयल ड्रॉपलेट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले ये सारे जो एनायनिक पार्ट थे ये सरफेस पे इस तरह से स्कैटर्ड थे कम कंसेंट्रेशन में कि CO नेगेटिव तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो चुका था, लेकिन जो नॉन पोलर टेल थी वो सरफेस पे लाई कर रही थी। ठीक है, क्योंकि आपने कम कंसेंट्रेशन में इसे डाला था। लेकिन जब हम सोप की कंसेंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ाने लगते हैं सरफेस के ऊपर, तो एज वी रीच अबव अ सर्टेन कंसेंट्रेशन, तो ये सारे सरफेस पे लाई करने वाले जो नॉन पोलर टेल्स होती हैं ये अंदर की तरफ ऑयल से अट्रैक्ट होती हैं, और अंदर आने के बाद एक ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर बहुत सारी टेल्स पेनिट्रेट कर जाती हैं। द ऑयल सॉल्युबल पार्ट, द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट पेनिट्रेट्स विद इन द ऑयल ड्रॉपलेट, और सभी के पोलर हेड बाहर सरफेस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट पे निकले रह जाते हैं। अब स्टूडेंट ये तो एक ऑयल ड्रॉपलेट है, एक छोटी सी ऑयल ड्रॉपलेट जिसे मैंने एनलार्ज करके दिखाया, उसमें ऐसा होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए जब आप हाई कंसेंट्रेशन में सोप डालेंगे तो हर एक ऑयल पार्टिकल के साथ ऐसा होगा। दिस इज अ क्लस्टर ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो हर ऑयल ड्रॉपलेट के साथ ऐसा होगा कि सोप की जो नॉन पोलर टेल होगी वो तो ऑयल के अंदर एक्यूमुलेटेड हो जाएगी और जो पोलर हेड होगा वो बाहर निकला रह जाएगा। ये एक मिसेलर सिस्टम का एग्जांपल हुआ। मिसेलर सिस्टम में मैंने आपको बताया ना कि जब वो हायर कंसेंट्रेशन में एसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आके एग्रीगेट बना लेते हैं, तो ये कोलॉइडल रेंज में लाई करने लग जाते हैं। अब नाउ इमेजिन करो कि अगर हर ऑयल पार्टिकल के अंदर बहुत सारी टेल्स चली जाएं और पोलर हेड बाहर निकले रह जाएं, तो इन बाहर निकले हुए पोलर हेड्स की वजह से इस ऑयल पार्टिकल का जो आउटर सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऐसा सभी ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ होगा। फैब्रिक पे जो बहुत सारी एक्यूमुलेटेड ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, सभी ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर टेल तो अंदर चली गई, लेकिन पोलर हेड CO नेगेटिव सरफेस पे निकला रह गया, और इस बाहर निकले हुए सरफेस पे CO नेगेटिव की वजह से एक ऑयल ड्रॉपलेट का आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गया। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर हर ऑयल ड्रॉपलेट का आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो इन सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स में आपस में एक रिपल्शन आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन ये सारे पार्टिकल जो पास पास एक्यूमुलेटेड है दे वुड बी स्कैटर्ड अपार्ट। रिपल्शन की वजह से ये ब्लास्ट ऑफ हो जाएंगे, जो इकट्ठे जमे हुए थे, जैसे ही इनके पास रिपल्शन आएगा तो रिपल्शन की वजह से ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स स्कैटर्ड अपार्ट हो जाएंगे, और जैसे ये स्कैटर्ड अपार्ट होंगे, जो एक फैब्रिक के जमे हुए थे, तो फैब्रिक पे से स्कैटर्ड अपार्ट होने की वजह से वो ऑयल का जो बड़ा सा निशान था, जो स्टेन था, वो फ्रेगमेंटेड होकर पानी के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाएगा। वो ऑयल पार्टिकल जो फैब्रिक के ऊपर जमा हुआ था वो स्कैटर्ड होकर पानी के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाएगा। अब जैसे ही मिसल पानी के अंदर जाएंगे तो वाटर के अंदर याद रखिए सोप के Na पॉजिटिव है, द मीडियम इज ऑलरेडी अ पॉजिटिवली चार्ज मीडियम। Na पॉजिटिव की वजह से यही Na पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज मीडियम इन आने वाली नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर होल्ड कर लेगा। अब इन्हें दोबारा से सेटल होके फैब्रिक पे डिपॉजिट नहीं होने देगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में किस तरह से एक्शन होता है। सोप मॉलिक्यूल बेसिकली एक स्टेबलाइजर है यहाँ पे, जो ऑयल और वाटर को मिक्स करने का काम कर रहा है। फैब्रिक में लगा हुआ ऑयल एक डिस्पर्स्ड फेज इमेजिन करिए उसे। फैब्रिक में लगा हुआ ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है, और बीकर में भरा हुआ वाटर या बकेट में भरा हुआ वाटर डिस्पर्जन मीडियम है। अगर आप नॉर्मली एक फैब्रिक जिसपे एक ऑयली स्टेन है उसे पानी के अंदर इमर्स कर देते हैं, तो वो ऑयल अपने आप वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, अपने आप फैब्रिक पे से स्टेन नहीं हटेगा। लेकिन जब आप उसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोप डालेंगे तो बहुत सारे सोप की जो नॉन पोलर टेल है, द हाइड्रोफोबिक टेल, वो ऑयल पार्टिकल्स के अंदर एक्यूमुलेटेड हो जाएंगी, और अगर हर ऑयल पार्टिकल के अंदर टेल्स चली जाएं, बाहर सरफेस पे पोलर हेड निकला हुआ रह जाए, तो इन बाहर निकले हुए पोलर हेड्स की वजह से हर ऑयल पार्टिकल का आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा,
और जब सारे ऑयल पार्टिकल्स का आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो इन सभी पार्टिकल्स में एक रिपल्शन डेवलप होगा। रिपल्शन की वजह से ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दे वुड बी स्कैटर्ड अपार्ट, वो जो निशान पड़ा हुआ था कपड़े पे वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, और जैसे ये पार्टिकल फ्रेगमेंट होकर वाटर में स्कैटर होंगे तो वाटर के अंदर सोप का जो Na पॉजिटिव है, जिसने वाटर को ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज बना रखा है, ये आने वाले नेगेटिवली चार्ज ऑयल पार्टिकल्स को अपने अंदर ही सस्पेंड कर लेगा टू फॉर्म एन ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ कोलॉइडल मिक्सचर। So these are associated colloids। आपने देखा कि at low concentration they were acting as normal electrolytes and they were not forming an aggregate। वो सरफेस पे लाई कर रहे थे अलग अलग, लेकिन जब आपने हाई कंसेंट्रेशन में इन्हें ऐड करा तो ये सारे सरफेस पे लाई करने वाले जो टेल्स थी वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हुई इस ऑयल पार्टिकल से और ऑयल के अंदर पेनिट्रेट कर गई और एक ग्लोब्यूल बना लिया, एक मिसेलर सिस्टम बना लिया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने तीन टाइप के कोलॉइड्स देखे विद इन दिस क्लासिफिकेशन, द मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, द मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड द एसोसिएटेड कोलॉइड्स। I hope this explanation was very clear to you. In today's video, we will discuss only this particular topic. In our next upcoming video, we would be discussing the preparation of colloids. Preparation of colloid is again a very important topic. So keep waiting for my next video. Till then, have a great day. Thank you.